नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है हमारे आसपास की हर चीज हमारी लाइफ को कैसे कनेक्ट करती है? आइए समझते हैं एनवायरनमेंट की इस जुड़ी हुई दुनिया को। जहां लाइफ होती है वहां उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी होता है। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सब मिलकर एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि नेचर में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए, क्या वह अकेले सर्वाइव कर सकता है? नहीं। उसके आसपास की हर चीज उसकी लाइफ को प्रभावित करती है। यही सराउंडिंग्स मिलकर कहलाते हैं एनवायरनमेंट। नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रहता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स एक दूसरे को लगातार अफेक्ट करते हैं। इस जुड़ाव को कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अगर हमारे आसपास की हर चीज जुड़ी हुई है, तो एनवायरनमेंट किन चीजों से मिलकर बना है? आइए जानते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को। कौन सी चीजें लाइफ से जुड़ी हैं और कौन सी नहीं? आइए समझते हैं एनवायरनमेंट के दो मुख्य कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट के दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरा है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। आइए समझते हैं ये दोनों एनवायरनमेंट को कैसे बनाते हैं। एनवायरनमेंट में लाइफ से जुड़ी चीजों को पहचानिए। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के दूसरे हिस्से की। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर, ये सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट में सब कुछ नेचर से नहीं बनता। कुछ सराउंडिंग्स प्राकृतिक होते हैं तो कुछ ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या हर एनवायरनमेंट एक जैसा होता है? कुछ नेचर बनाता है और कुछ ह्यूमंस। आइए इन्हें समझते हैं। अपने आसपास देखिए, कुछ सराउंडिंग्स नेचर द्वारा बनाए गए हैं, जबकि कुछ ह्यूमंस ने समय के साथ बनाए और बदले हैं। नेचर अपने आप क्या क्या बनाती है? एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। यानी वे सराउंडिंग्स जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ह्यूमंस भी अपने आसपास को बदलते हैं। अपनी जरूरतों के लिए ह्यूमंस ने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई किया है। विलेजेस, टाउन्स, सिटीज और इंडस्ट्रीज, ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। समय के साथ ह्यूमंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ने हमें एनवायरनमेंट को पहले से ज्यादा बदलने की क्षमता दी। इससे हमारी लाइफ बेहतर हुई, लेकिन नेचर पर इसका असर भी पड़ा। नेचर में बैलेंस कैसे बना रहता है और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है? आइए एक्सप्लोर करते हैं अगले लेसन में। पिछले लेसन में हमने जाना एनवायरनमेंट में ह्यूमंस और नेचर का कनेक्शन। लेकिन नेचर में बैलेंस कैसे बना रहता है? आइए समझते हैं इसे। नेचर में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट और वाटर की जरूरत होती है। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और ह्यूमंस दोनों पर। इसी कनेक्शन से नेचर का बैलेंस बना रहता है। नेचर में हर ऑर्गेनिज्म का अपना रोल होता है। प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बनाते हैं। एनिमल्स फूड चेन को चलाने में मदद करते हैं और डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में पहुंचाते हैं। हर स्पीसीज की अपनी भूमिका होती है। अगर एक स्पीसीज खत्म हो जाए तो इसका असर कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर पड़ सकता है। नेचर के एक हिस्से में बदलाव पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस कहलाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। यही बैलेंस इकोसिस्टम्स को स्टेबल और हेल्थी बनाए रखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट से प्रोग्रेस आती है, लेकिन जब डेवलपमेंट नेचर के बैलेंस को प्रभावित करता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। नेचर के बैलेंस को समझ लिया? अब देखते हैं आपको कितना याद रहा। अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक क्विक क्विज शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट की जर्नी को एक बार फिर याद करते हैं। अब समय है अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का। क्या आप सभी 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? शानदार काम। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। इन शॉर्ट लेसन्स को अपनी डेली हैबिट बनाइए और मिलकर यूपीएससी के बड़े कॉन्सेप्ट्स को अनलॉक करते रहेंगे। नमस्कार साथियों।
क्या आपने कभी सोचा है पेड़, जानवर और इंसान एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? आइए समझते हैं इकोलॉजी के इन कनेक्शंस की साइंस। अगर जंगल का एक हिस्सा बदल जाए तो बाकी जीवों पर क्या असर पड़ेगा? इसी कनेक्शन को समझने की साइंस को इकोलॉजी कहा जाता है। यह ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शंस का अध्ययन करती है। क्या आपने कभी सोचा है इकोलॉजी नाम आखिर आया कहां से? यह शब्द ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से बना है। ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी अध्ययन। यानी इकोलॉजी का अर्थ है हमारे घर यानी अर्थ का अध्ययन। एक शब्द ने नेचर को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द कॉइन किया। इकोलॉजी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स तक सीमित नहीं है। यह समझती है कि ऑर्गेनिजम्स क्लाइमेट, वाटर, सॉइल और एनर्जी के साथ कैसे जुड़े हैं। इसी से हमें पता चलता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ लाइफ कैसे अडेप्ट करती है। हर स्पीसीज की अपनी एक कहानी होती है। वह कहाँ रहती है, कैसे सर्वाइव करती है और इकोसिस्टम में क्या रोल निभाती है। आइए समझते हैं हैबिटेट, निश और एडेप्टेशन के बारे में। हर स्पीसीज की सर्वाइवल के पीछे तीन बातें होती हैं: उसका प्लेस, रोल और सर्वाइवल। आइए समझते हैं हैबिटेट, नीश और एडेप्टेशन। क्या आपने कभी सोचा है ऊंट रेगिस्तान में और मछली पानी में ही क्यों रहती है? हर ऑर्गेनिज्म के रहने की एक खास जगह होती है। इस नेचुरल प्लेस को उसका हैबिटेट कहा जाता है। एक ही फॉरेस्ट में रहने वाले डियर और टाइगर इतने अलग तरीके से कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक रोल और सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है। इसी डिफरेंस को नीश कहा जाता है। हर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में एक खास रोल होता है। वह क्या खाता है, कैसे रहता है और अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इसी रोल और वे ऑफ लाइफ को नीश कहा जाता है। क्या हैबिटेट और नीश एक ही चीज है? नहीं। हैबिटेट बताता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, जबकि नीश बताता है कि वह इकोसिस्टम में क्या रोल निभाता है। जैसे फॉरेस्ट टाइगर का हैबिटेट है और प्रेडेटर के रूप में उसकी भूमिका उसका नीश है। सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में कुछ खास एडेप्टेशंस होते हैं। ये उन्हें अपने हैबिटेट में जीवित रहने में मदद करते हैं। जैसे पोलर बेयर्स का थिक फर उन्हें ठंडे रीजन्स में बचाता है। क्या नेचर में इकोसिस्टम्स के बीच हमेशा क्लियर बाउंड्री होती है, या फिर कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां दो इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं? आइए समझते हैं इकोटोन, इकोक्लाइन एंड एज इफेक्ट। नेचर में हर जगह क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहां अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं। आइए इन्हीं ट्रांजिशन जोन्स को समझते हैं। क्या दो अलग अलग इकोसिस्टम्स कभी एक दूसरे से मिलते हैं? हाँ, जहां दो इकोसिस्टम्स मिलते और इंटरेक्ट करते हैं उस ट्रांजिशन एरिया को इकोटोन कहा जाता है। जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का क्षेत्र। क्या दो इकोसिस्टम्स के बीच का एरिया सिर्फ एक बाउंड्री होता है? नहीं। कई बार इस ट्रांजिशन एरिया में दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। इसी फिनोमेनन को एज इफेक्ट कहा जाता है। इकोटोन और इकोक्लाइन में क्या अंतर है? जहां दो इकोसिस्टम्स मिलते हैं उस ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहते हैं। वहीं किसी रीजन में एनवायरनमेंट का धीरे धीरे बदलना इकोक्लाइन कहलाता है। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पूरी अर्थ की लाइफ से कैसे जुड़ा हो सकता है? नेचर में हर लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आइए जानें लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेचर में लाइफ अकेली नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म एक बड़े इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा होता है। आइए समझते हैं लाइफ की इस हायरार्की को। इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत होती है एक सिंगल लिविंग बीइंग से। किसी भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे एक टाइगर एक ऑर्गेनिज्म है। जब एक ही स्पीसीज के कई ऑर्गेनिजम्स एक ही एरिया में साथ रहते हैं तो वे मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट में रहने वाले सभी टाइगर्स एक टाइगर पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। क्या सिर्फ एक स्पीसीज मिलकर इकोसिस्टम बनाती है? नहीं। जब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस एक साथ रहती हैं तो वे मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे फॉरेस्ट में टाइगर्स, डियर और बर्ड्स की पॉपुलेशंस। एक कम्युनिटी से पूरी अर्थ की लाइफ तक ये कनेक्शन कैसे बनता है? नेचर में हर लेवल एक दूसरे से जुड़ा होता है। आइए समझते हैं इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। एक ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई जर्नी अब पूरी अर्थ तक पहुंचती है। आइए समझते हैं इकोसिस्टम से बायोस्फीयर तक की इकोलॉजिकल हायरार्की।
अब कम्युनिटी से आगे बढ़ते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मिलकर इंटरैक्ट करते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर और एयर शामिल होते हैं। क्या अलग अलग जगहों के इकोसिस्टम्स कभी एक जैसे हो सकते हैं? हाँ, बड़े क्लाइमेटिक रीजन्स में पाए जाने वाले सिमिलर इकोसिस्टम्स को बायोम कहा जाता है। जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और टंड्रा अलग अलग बायोम्स हैं। इन सभी बायोम्स और ऑर्गेनिज्म से मिलकर बायोस्फीयर बनता है। यह अर्थ का वह हिस्सा है जहां लाइफ मौजूद है। जैसे सभी फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ओशंस और ग्रासलैंड्स मिलकर पूरी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। यह इकोलॉजिकल जर्नी एक ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। फिर यह पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम से होते हुए बायोम तक पहुंचती है और अंत में पूरी बायोस्फीयर को जोड़ती है। अब तक हमने जाना कि इकोलॉजी कैसे ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक लाइफ को समझती है। क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को पहचान पाएंगे? आइए शुरू करते हैं एक क्विक क्विज के साथ। अब समय है एक क्विक रिवीजन का। आइए दोहराते हैं इकोलॉजी के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जिनसे हमने नेचर को समझना शुरू किया। बहुत बढ़िया। आपने लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लिया है। ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक आपने इकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है। एक फॉरेस्ट सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का समूह नहीं है। हर इकोसिस्टम के पीछे एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शन और एक बैलेंस होता है। आइए समझते हैं एक इकोसिस्टम कैसे बनता है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मिलकर इंटरैक्ट करते हैं तो एक फंक्शनल यूनिट बनता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर और एयर शामिल होते हैं। अब आपके सामने एक एक्चुअल यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पीवाईक्यू है। हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सोच समझकर अपना आंसर चुनिए। क्या होगा अगर नेचर की एक छोटी सी कड़ी बदल जाए? इकोसिस्टम में हर कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है। यही कनेक्शंस नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों डेजर्ट और फॉरेस्ट्स में लाइफ इतनी अलग होती है? हर इकोसिस्टम का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट अलग होता है। इसीलिए वहां पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और लाइफ फॉर्म्स भी अलग होते हैं। क्या सभी इकोसिस्टम्स एक जैसे होते हैं? कुछ पानी में पाए जाते हैं तो कुछ जमीन पर। आइए एक्सप्लोर करते हैं इकोसिस्टम्स के अलग अलग टाइप्स। नेचर में इकोसिस्टम्स अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ इकोसिस्टम्स भूमि पर पाए जाते हैं तो कुछ जल में। आइए जानते हैं इकोसिस्टम्स के डिफरेंट टाइप्स। क्या नेचर अपने आप इकोसिस्टम्स बना सकता है? हाँ, जो इकोसिस्टम्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नेचुरली डेवलप होते हैं उन्हें नेचुरल इकोसिस्टम्स कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, डेजर्ट्स और ओशंस। क्या ह्यूमंस भी इकोसिस्टम्स बना सकते हैं? हाँ, जो इकोसिस्टम्स ह्यूमंस द्वारा बनाए या मैनेज किए जाते हैं उन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। जैसे एक्वेरियम्स, क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स और रिजर्वॉयर्स। नेचर में इकोसिस्टम्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स में डेवलप होते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और जल में पाए जाने वाले एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। क्या सभी इकोसिस्टम्स पानी में ही पाए जाते हैं? नहीं, जो इकोसिस्टम्स भूमि पर डेवलप होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और टंड्रा। ओशंस और रिवर्स में भी एक अलग वर्ल्ड छिपा होता है। जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स को एक्वाटिक इकोसिस्टम्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम्स। पानी में मौजूद सॉल्ट की मात्रा के आधार पर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स अलग अलग होते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में सॉल्ट कम होता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स। मरीन इकोसिस्टम्स में सॉल्ट ज्यादा होता है, जैसे सीज और ओशंस। नेचर में बदलाव हमेशा होते रहते हैं, फिर भी इकोसिस्टम्स लंबे समय तक स्टेबल कैसे रहते हैं? आइए समझते हैं इकोसिस्टम बैलेंस और स्टेबिलिटी को।
एक इकोसिस्टम में हजारों कनेक्शंस होते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं? आइए जानते हैं इकोसिस्टम बैलेंस और स्टेबिलिटी का सीक्रेट। नेचर में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती। प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यही इंटरडिपेंडेंस इकोसिस्टम्स को बैलेंस्ड बनाए रखती है। क्या एक छोटा बदलाव पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है? हाँ। कम रेनफॉल से प्लांट ग्रोथ घट सकती है, जिससे हर्बीवोर्स और प्रेडेटर्स भी प्रभावित होते हैं। नेचर में हर चेंज कई दूसरे चेंजेस से जुड़ा होता है। नेचर में चेंजेस आते रहते हैं, फिर भी इकोसिस्टम्स अपना काम जारी रखते हैं। सीजंस और क्लाइमेट वेरिएशन जैसे बदलावों के बावजूद स्टेबल रहने की इस एबिलिटी को इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कहते हैं। क्या इकोसिस्टम सिर्फ बैलेंस बनाए रखते हैं या वापस रिकवर भी कर सकते हैं? फ्लड्स, ड्राफ्ट्स और फायर्स के बाद कुछ इकोसिस्टम्स धीरे धीरे फिर से रिकवर हो जाते हैं। इस रिकवरी एबिलिटी को इकोसिस्टम रेजिलियंस कहते हैं। अब तक हमने जाना कि इकोसिस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं और रिकवर करते हैं। आइए रिवाइज करते हैं इकोसिस्टम फाउंडेशंस को एक रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ। अब समय है एक क्विक रिवीजन का। आइए दोहराते हैं इकोसिस्टम फाउंडेशंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। अब तक हमने समझा कि इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के बीच कनेक्शन कैसे बनता है? आइए एक्सप्लोर करते हैं फूड चेन्स और फूड वेब्स की दुनिया। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं? आइए इस जीवन चक्र को समझते हैं। इस जीवन चक्र की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। लेकिन सभी जीव अपना भोजन नहीं बना सकते। कंज्यूमर्स भोजन के लिए पौधों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति में सफाई का काम कौन करता है? डीकंपोजर्स मृत पौधों, जीवों और जैविक कचरे को तोड़कर पोषक तत्व मिट्टी में वापस पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई इसके सामान्य उदाहरण हैं। ऊर्जा आखिर एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है? अगले लेसन में फूड चेन और ट्रोफिक लेवल्स के जरिए यही जानेंगे। क्या आपने सोचा है कि प्रकृति में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है? आइए फूड चेन को समझते हैं। जब एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है तो एक फूड चेन बनती है। यही बताती है कि ऊर्जा प्रकृति में कैसे आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आखिर चलती कैसे है? फूड चेन में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है। इन्हें ट्रोफिक लेवल्स कहते हैं। क्या फूड चेन की पूरी ऊर्जा अगले ट्रोफिक लेवल तक पहुंचती है? नहीं। लिंडेमंस 10% लॉ के अनुसार औसतन सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है। इसीलिए फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं होती। अब आप फूड चेन और ट्रोफिक लेवल समझ चुके हैं, लेकिन जब कई फूड चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? अगले लेसन में फूड वेब जानेंगे। नमस्कार साथियों। फूड वेब सिर्फ एक एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि हर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। चाहे फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड, डेजर्ट या ओशन, हर जगह ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फूड वेब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उदाहरण के लिए एक डियर ग्रास और श्रब्स दोनों को खा सकता है। वहीं एक टाइगर सिर्फ डियर ही नहीं बल्कि दूसरे एनिमल्स का भी हंट कर सकता है। यानी नेचर में कनेक्शंस एक सिंपल फूड चेन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब कई फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, वो दी समानता मोमान दी रही हैं, तो मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब हमें दिखाता है कि इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच फीडिंग रिलेशनशिप्स कितने आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।
अगर एक फूड सोर्स कम हो जाए तो ऑर्गेनिजम्स दूसरे अवेलेबल फूड सोर्सेज पर स्विच कर सकते हैं। इसी वजह से फूड वेब इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल और रिजिलियंट बनाता है। फूड वेब हमें इकोसिस्टम की ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। यह ऑर्गेनिजम्स के बीच उन सभी फीडिंग इंटरेक्शंस को कैप्चर करता है जो एक सिंगल फूड चेन नहीं दिखा सकती। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में सिर्फ फीडिंग रिलेशनशिप्स ही नहीं, ऑर्गेनिजम्स की नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होती है। तो इन पैटर्न्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आइए इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझते हैं। नमस्कार साथियों। हर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की संख्या और एनर्जी समान नहीं होती। इन्हीं पैटर्न्स को समझने के लिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स का यूज करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोसिस्टम की ट्रोफिक स्ट्रक्चर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हैं। यानी यह दिखाती हैं कि डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नीचे से ब्रॉड और ऊपर की ओर धीरे धीरे नैरो होती जाती हैं। यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक पिरामिड लाइक शेप बनाती है। एक इकोलॉजिकल पिरामिड में बेस आमतौर पर प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है और सबसे ऊपर यानी एपेक्स टॉप कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के 3 मुख्य टाइप्स होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। इनमें से हर पिरामिड इकोसिस्टम के एक अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हर इकोलॉजिकल पिरामिड इकोसिस्टम की एक अलग कहानी बताता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑर्गेनिजम्स की नंबर दिखाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास लिविंग मैटर यानी बायोमास की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे तक ट्रांसफर होने वाली एनर्जी को दिखाता है। अब एक सवाल, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हर ट्रोफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स की नंबर को काउंट करता है? आइए अब पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझते हैं। नमस्कार साथियों। अब जानते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर्स हर ट्रोफिक लेवल पर मौजूद इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की नंबर को दिखाता है। यानी किस लेवल पर कितने जीव हैं। ज्यादातर इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर के ट्रोफिक लेवल्स की ओर बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की नंबर कम होती जाती है। इसलिए एक अपराइट पिरामिड बनता है। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार एक पेड़ ही बहुत सारे हर्बीवोर्स को सहारा देता है, जबकि ऊपर के ट्रोफिक लेवल्स पर कार्निवोर्स की संख्या कम होती जाती है। एक और अपवाद भी है। पैरासिटिक फूड चेन में एक होस्ट पर कई पैरासाइट्स रहते हैं और उन पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इससे पिरामिड ऑफ नंबर्स उल्टा बन जाता है। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की नंबर दिखाता है। यह उनका साइज या बायोमास नहीं बताता। जैसे एक ट्री और एक ग्रास प्लांट, दोनों को एक एक ऑर्गेनिज्म ही गिना जाता है। अब एक सवाल, अगर ऑर्गेनिजम्स की नंबर लिविंग मैटर की अमाउंट नहीं बताती, तो उसे कौन दिखाता है? आइए अब पिरामिड ऑफ बायोमास को समझते हैं। नमस्कार साथियों। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। यह हमें बताता है कि इकोसिस्टम में लिविंग मैटर की मात्रा कैसे वितरित होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास हर ट्रोफिक लेवल पर मौजूद टोटल बायोमास यानी लिविंग मैटर की कुल मात्रा को दिखाता है। यही इस पिरामिड का मुख्य उद्देश्य है। पिरामिड ऑफ बायोमास हर ट्रोफिक लेवल पर मौजूद टोटल बायोमास यानी लिविंग मैटर की कुल मात्रा को दिखाता है। यही इस पिरामिड का मुख्य उद्देश्य है। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स का बायोमास सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद ऊपर के ट्रोफिक लेवल्स पर बायोमास धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए एक अपराइट पिरामिड बनता है। कई aquatic इकोसिस्टम्स में ये इन्वर्टेड होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास उन्हें खाने वाले कंज्यूमर से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लगातार नए ऑर्गेनिजम्स बनाते रहते हैं।
इसीलिए कम स्टैंडिंग बायोमास होने के बावजूद ये ज्यादा कंज्यूमर बायोमास को सपोर्ट कर पाते हैं। स्टैंडिंग बायोमास किसी ट्रोफिक लेवल या पूरे इकोसिस्टम में किसी एक समय पर मौजूद कुल लिविंग बायोमास यानी लिविंग मैटर की मात्रा होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास दो शेप्स में मिलता है। अपराइट, जो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में पाया जाता है, और इन्वर्टेड, जो कई एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है। अब तक हमने देखा कि पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों कभी-कभी इन्वर्टेड हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? आइए अब पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझते हैं। क्या आपने सोचा है फूड चेन में ऊर्जा हर स्तर तक एक जितनी पहुंचती है? आइए पता लगाते हैं। इसे समझने के लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। यह दिखाता है कि हर ट्रोफिक लेवल पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। क्या हर इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा होता है? नहीं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा रहता है क्योंकि हर अगले ट्रोफिक लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है। आखिर ऊर्जा हर ट्रोफिक लेवल पर कम क्यों होती है? ज्यादातर ऊर्जा वृद्धि, चलने फिरने, श्वसन और प्रजनन जैसी जीवन प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है। ऊर्जा का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही अगले ट्रोफिक लेवल तक पहुंचता है। अगले ट्रोफिक लेवल तक आखिर कितनी ऊर्जा पहुंचती है? लिंडमैन्स 10% लॉ के अनुसार औसतन सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है। बाकी ऊर्जा ऊष्मा और जीवन प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा रहता है क्योंकि हर ट्रोफिक लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है। इसीलिए यह ऊर्जा के वास्तविक प्रवाह को सबसे सही तरीके से दिखाता है। अब आप तीनों इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उनके अंतर समझ चुके हैं। आइए रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ अपनी तैयारी जांचते हैं। अब समय है यह जांचने का कि आपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को कितना समझा है। चलिए शुरू करते हैं। आपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के मुख्य कॉन्सेप्ट्स का अभ्यास पूरा कर लिया है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रहता। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। आइए समझते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की दुनिया। क्या आपने नोटिस किया है नेचर में हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी से जुड़ा होता है? बी और फ्लावर की पार्टनरशिप हो या लायन और डियर का प्रेडेटर प्रे रिलेशन, ऐसी इंटरेक्शंस ही इकोसिस्टम में लाइफ को कनेक्टेड रखती हैं। क्या ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपनी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं? नहीं। इंटरेक्शंस एक ही स्पीसीज के बीच भी हो सकती हैं और डिफरेंट स्पीसीज के बीच भी। जैसे दो डियर का फूड के लिए कंपीट करना इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है, वहीं टाइगर का डियर का शिकार करना इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। क्या हर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का रिजल्ट एक जैसा होता है? नहीं। कुछ इंटरेक्शंस में ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है, कुछ में हार्म होता है और कुछ में कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता। अब हम जानते हैं कि हर इंटरेक्शन का इंपैक्ट अलग होता है, लेकिन किसे बेनिफिट मिलता है, किसे हार्म होता है और कौन अनअफेक्टेड रहता है। आइए क्लासिफाई करते हैं इन इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को। नेचर में हर इंटरेक्शन का रिजल्ट अलग हो सकता है। कुछ रिलेशनशिप्स में दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करते हैं। आइए समझते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के डिफरेंट आउटकम्स। हर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का इफेक्ट अलग हो सकता है। किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल सकता है, किसी को हार्म हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी नहीं हो सकता। नेचर में इंटरेक्शंस के इफेक्ट्स को सिंबल से भी दिखाया जाता है।
पॉजिटिव का मतलब है ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, नेगेटिव का मतलब है ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, न्यूट्रल का मतलब है ऑर्गेनिज्म पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। क्या नेचर में ऐसी रिलेशनशिप्स भी होती हैं जहां दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलता है? हाँ, ऐसी इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आइए समझते हैं। जब नेचर में दोनों साथ मिलकर बेनिफिट करते हैं। नेचर में कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए समझते हैं म्यूचुअलिज्म, नेचर के इस विन विन रिलेशनशिप को। जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों को बेनिफिट मिलता है, तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे बी को नेक्टर मिलता है और फ्लावर का पॉलिनेशन होता है। जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो इस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म को प्रोटोकॉपरेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सपेकर्स राइनोस के शरीर पे मौजूद टिक्स को खाते हैं। ऐसी म्यूचुअलिज्म जहां दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उसे ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे लाइकेंस में फंगस और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हर पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलता है? कुछ रिलेशनशिप्स में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है जबकि दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आइए समझते हैं कमेंसलिज्म को। क्या एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो सकता है जबकि दूसरे पर कोई असर ना हो? इसे कमेंसलिज्म कहते हैं। आइए समझते हैं नेचर की इस वन साइडेड एडवांटेज को। हर पॉजिटिव इंटरेक्शन में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है जबकि दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इस इंटरेक्शन को कमेंसलिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स हमारे आसपास भी मिलते हैं। ऑर्किड्स पेड़ों पर सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, जबकि ट्री अनअफेक्टेड रहता है। बार्निकल्स वेल्स से अटैच होकर ट्रांसपोर्ट पाते हैं, जबकि वेल को कोई हार्म नहीं होता। जब कुछ इंटरेक्शंस में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है जबकि दूसरे को हार्म होता है। आइए समझते हैं पैरासिटिज्म को। नेचर में हर रिलेशनशिप मददगार नहीं होती। कुछ इंटरेक्शंस में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। आइए समझते हैं पैरासिटिज्म को। नेचर में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी भी होती हैं जहां फायदा और नुकसान साथ साथ होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है। इस इंटरेक्शन को पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पैरासाइट जो रिलेशनशिप से बेनिफिट लेता है और दूसरा होस्ट जो पैरासाइट को सपोर्ट करता है और हार्म्ड होता है। पैरासिटिज्म सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी देखा जाता है। टेपवर्म्स ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में रहकर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। वहीं कुस्कुटा या डॉडर जैसे प्लांट्स दूसरे प्लांट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। नेचर में सर्वाइवल के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। यह इंटरेक्शन सिर्फ फूड पाने के लिए नहीं बल्कि इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। आइए समझते हैं प्रीडेशन को। नेचर में सर्वाइवल की एक कांस्टेंट बैटल चलती रहती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को फूड के लिए दूसरों का शिकार करना पड़ता है। आइए समझते हैं प्रीडेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने प्रे को हंट करके फूड के रूप में प्राप्त करता है, तो इस इंटरेक्शन को प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन नेचर में हर जगह देखने को मिलती है। लैंड पर लायन और डियर का रिलेशनशिप प्रीडेशन का एक एग्जांपल है। वहीं वाटर में किंगफिशर का फिश को पकड़ना भी प्रीडेशन दिखाता है। नेचर में हर हार्मफुल इंटरेक्शन हंटिंग से नहीं होती। कई बार ऑर्गेनिजम्स को फूड, स्पेस और रिसोर्सेज के लिए कंपीट करना पड़ता है। आइए समझते हैं कंपटीशन को।
What is ecological succession? The journey of ecosystem development. इकोसिस्टम की स्पीसीज कॉम्पोजिशन समय के साथ चेंज होती रहती है। एक कम्युनिटी धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है। इस ऑर्डरली डेवलपमेंट को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। अर्ली स्पीसीज लेटर कम्युनिटीज के लिए कंडीशंस प्रिपेयर करती हैं। ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज से पहले अपीयर हो सकती हैं। इस तरह इकोसिस्टम्स समय के साथ स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते हैं। अर्ली स्टेजेस में फ्यूअर और सिंपलर स्पीसीज होती हैं। समय के साथ इकोसिस्टम्स अधिक स्थिर और विकसित बनते जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सक्सेशन हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है? आइए एक्सप्लोर करते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, द बिगिनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसे एरियाज जहां लाइफ नहीं होती, उन एरियाज में प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है। ऐसे रीजन्स में शुरुआत में सॉइल एब्सेंट होती है। ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे समय के साथ कम्युनिटीज एस्टैब्लिश करते हैं। बैरन एरियाज को सबसे पहले कॉलोनाइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है। ये रॉक्स पर सॉइल फॉर्मेशन शुरू करने में हेल्प करते हैं। समय के साथ वेदरिंग और डिकम्पोजिशन सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। बेटर सॉइल ग्रासेस, श्रब्स और इवेंचुअली ट्रीज को सपोर्ट करती है। प्राइमरी सक्सेशन इज यूजुअली स्लो। बेयर रॉक्स पर सॉइल फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लगता है। न्यू कम्युनिटीज भी धीरे धीरे डेवलप होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब सक्सेशन ऐसे एरियाज में शुरू होती है जहां सॉइल पहले से मौजूद होती है? आइए एक्सप्लोर करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन को। सेकेंडरी सक्सेशन, द फास्टर साइड ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी सक्सेशन, फायर्स, फ्लड्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर भी उसके बाद कुछ कंडीशंस बनी रह सकती हैं। रिकवरी आफ्टर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के बाद इकोसिस्टम्स के धीरे धीरे होने वाले सुधार को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। फास्टर इकोसिस्टम रिकवरी, बचे हुए रूट्स, सीड्स और न्यूट्रिएंट्स रैपिड रिकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से तेज प्रोग्रेस करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन के बाद अंत में कौन सी स्टेबल स्टेज तक पहुंचते हैं? आइए एक्सप्लोर करते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पाइनियर, सेराल एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज। पाइनियर कम्युनिटीज, पाइनियर स्पीसीज सक्सेशन के दौरान ग्रो करने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइकेंस और मॉसेस अक्सर बेयर रॉक्स पर सबसे पहले ग्रो करते हैं। सेरल स्टेजेस, जैसे जैसे कंडीशंस इंप्रूव होती हैं ग्रासेस और श्रब्स अपीयर होने लगते हैं। इन ट्रांजिशनल स्टेजेस को सेरल स्टेजेस कहा जाता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटीज सक्सेशन आखिर में एक स्टेबल स्टेज तक पहुंचती है जिसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। समय के साथ बायोडाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। सिरे, पाइनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक की कंप्लीट सीक्वेंस को सिरे कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरे डिफरेंट एनवायरमेंट्स में शुरू होती हैं।
द नेक्स्ट स्टेप, अब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को पाइनियर स्टेजेस से लेकर क्लाइमैक्स कम्युनिटीज तक समझ चुके हैं। आइए अब प्रीलिम्स फोकस्ड क्वेश्चंस के थ्रू इसे रिवाइज करते हैं। रिवीजन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, द बैलेंस ऑफ नेचर। स्टेबल इकोसिस्टम्स स्मॉल एनवायरमेंटल चेंजेस के बावजूद फंक्शनिंग कंटिन्यू रखते हैं। बैलेंस को मेंटेन करने की इस एबिलिटी को इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी कहा जाता है। डाइवर्स इकोसिस्टम्स आर मोर स्टेबल। बहुत प्लांट स्पीसीज वाले फॉरेस्ट्स पेस्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली रेजिस्ट करते हैं। ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी वाले ग्रासलैंड्स ड्रॉट के बाद जल्दी रिकवर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम्स डिस्टर्बेंसेस का सामना कैसे करते हैं और बाद में रिकवर कैसे करते हैं? आइए एक्सप्लोर करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिलियंस को। रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, नेचर स्टे स्ट्रॉन्ग अंडर स्ट्रेस। इकोसिस्टम्स सेम वे में रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनके डिस्टर्बेंसेस का सामना करने के तरीके अलग होते हैं। एक डेंस फॉरेस्ट माइल्ड स्टॉर्म के बाद भी काफी हद तक अनअफेक्टेड रह सकता है। डिस्टर्बेंस को सहने की इस एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अदर इकोसिस्टम्स रिकवर क्विकली। ग्रासलैंड्स ग्रेजिंग या फायर के बाद रैपिडली रीग्रो कर सकते हैं। रिकवर करने की इस एबिलिटी को रेजिलियंस कहा जाता है। टुगेदर दे मेंटेन बैलेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस इमीडिएट इकोलॉजिकल डैमेज को लिमिट करती है। ज्यादा रेजिलियंस इकोसिस्टम्स को स्टेबिलिटी रिगेन करने में मदद करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम्स नेचुरली इंटरनल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं? आइए एक्सप्लोर करते हैं होम्योस्टेसिस इन नेचर। होम्योस्टेसिस इन नेचर, स्टेबिलिटी थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। जब प्रे स्कार्स हो जाता है, प्रेडेटर पॉपुलेशंस डिक्रीज होने लगती हैं और रेनफॉल के बाद प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होती है। इकोसिस्टम्स नेचुरली इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन इकोसिस्टम्स का इंटरनल बैलेंस मेंटेन करता है। चेंजेस की ये नेचुरल करेक्शन इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस कहलाती है। होम्योस्टेसिस सपोर्ट्स स्टेबिलिटी। सेल्फ रेगुलेशन इकोसिस्टम्स को स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से इकोसिस्टम्स टाइम के साथ स्टेबल रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवियर डिस्टर्बेंसेस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्टर्बेंस एंड रिकवरी एक्सप्लोर करते हैं। रिवीजन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी,
Understanding ecological productivity. Producing life's biomass. इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में बायोमास प्रोडक्शन की रेट है। बायोमास ये लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का टोटल मास है एक इकोसिस्टम में। एग्जांपल्स प्लांट्स, एनिमल्स और एल्गी। प्रोड्यूसर्स ड्राइव प्रोडक्टिविटी। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का बेस फॉर्म करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी इकोसिस्टम्स बायोमास सेम रेट पर प्रोड्यूस करते हैं? आइए प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इकोसिस्टम्स नेक्स्ट एक्सप्लोर करें। प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स कंपेयर्ड। मोर हियर लेस देयर। कुछ इकोसिस्टम्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। मोर हियर लेस देयर। कुछ इकोसिस्टम्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को अबंडेंट सनलाइट और रेनफॉल मिलती है, इसलिए ये हाई प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स। डेजर्ट्स को बहुत कम वाटर मिलता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी यूजुअली लोअर होती है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा एस्ट्यूरीज, मैंग्रोव्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में होती है। ये ग्रासलैंड्स और लेक्स में मॉडरेट होती है और सबसे कम ओपन ओशंस और डेजर्ट्स में होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को क्या डिटरमिन करता है? अब नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर वन, सनलाइट। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जनरली ज्यादा सनलाइट का मतलब हायर प्रोडक्टिविटी होता है। फैक्टर टू, टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर्स यूजुअली फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली हॉट या कोल्ड कंडीशंस प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती है। फैक्टर थ्री, वाटर। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस और सर्वाइवल के लिए वाटर की जरूरत होती है। जिन इकोसिस्टम्स में ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है, वो अक्सर ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फैक्टर फोर, न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। न्यूट्रिएंट पूर एनवायरमेंट्स में अक्सर प्रोडक्टिविटी लोअर होती है। अब यूपीएससी रैपिड क्विज का टाइम है। रिवीजन, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिक्स।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर्स द फर्स्ट एनर्जी मेकर्स। बायोमास जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स और एल्गे मेनली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये बायोमास फूड बन जाता है फॉर कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब कंज्यूमर्स प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कन्वर्ट करते हैं? आइए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को आगे एक्सप्लोर करें। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स द नेक्स्ट एनर्जी लिंक। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उस रेट को रेफर करती है जिस पर कंज्यूमर्स फूड से प्राप्त एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। हर ट्रोफिक लेवल पर एनर्जी का कुछ हिस्सा लूज हो जाता है। इस वजह से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तुलना में यूजुअली कम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस की गई सारी बायोमास इकोसिस्टम में अवेलेबल नहीं रहती। अब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजरिंग टोटल प्लांट ग्रोथ। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए टोटल बायोमास को रिप्रेजेंट करता है जो कि टोटल प्लांट प्रोडक्शन को शो करता है। नॉट ऑल बायोमास रिमेन्स, प्लांट्स अपनी कुछ बायोमास को रेस्पिरेशन और सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, इसलिए प्रोड्यूस हुई सारी बायोमास इकोसिस्टम्स में अवेलेबल नहीं रहती। द नेक्स्ट स्टेप, अगर प्लांट्स अपनी बायोमास का एक हिस्सा यूज करते हैं तो इकोसिस्टम्स के लिए कितनी बायोमास अवेलेबल रहती है? नेक्स्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोर करते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द एनर्जी अवेलेबल फॉर लाइफ। रेस्पिरेशन के बाद जो बायोमास बची रहती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये बायोमास हर्बिवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी बेस फॉर्म करती है। ये इकोसिस्टम फूड चेन्स और एनर्जी फ्लो को सपोर्ट करती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली प्लांट बायोमास का एक हिस्सा यूज करती है, इसलिए जीपीपी हमेशा एनपीपी से ग्रेटर होता है। अब यूपीएससी रैपिड क्विज का टाइम है। रिवीजन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। स्टैंडिंग क्रॉप द टोटल लिविंग बायोमास। इकोसिस्टम में प्रेजेंट टोटल लिविंग बायोमास को स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स शामिल होते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप वेरीज। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में यूजुअली हाई बायोमास होता है जबकि डेजर्ट्स और टंड्रा में बायोमास बहुत कम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग क्रॉप इकोसिस्टम में लिविंग बायोमास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस बायोमास को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? आइए स्टैंडिंग स्टेट को आगे एक्सप्लोर करें। स्टैंडिंग स्टेट द हिडन न्यूट्रिएंट पूल। इकोसिस्टम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कुल मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। कॉमन न्यूट्रिएंट्स कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस इकोसिस्टम के कुछ प्रमुख न्यूट्रिएंट्स हैं।
स्टैंडिंग स्टेट डिफर्स। न्यूट्रिएंट्स का लेवल अलग अलग इकोसिस्टम्स में भिन्न होता है। ये क्लाइमेट, सॉइल और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर निर्भर करता है। द नेक्स्ट स्टेप, हम स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट को समझ चुके हैं। अब एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। अंडरस्टैंडिंग पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, लॉन्ग लास्टिंग पोल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स इन इकोसिस्टम्स। पॉल्यूटेंट्स एयर, वाटर और सॉइल में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार रिलीज होने के बाद वे नेचुरल सिस्टम्स में फैल सकते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स बहुत धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं और कई वर्षों तक एनवायरमेंट में बने रहते हैं। इसी कारण उन्हें पर्सिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। कुछ पर्सिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। इन्हें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या संक्षेप में पीओपीज कहा जाता है। द नेक्स्ट स्टेप, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इकोसिस्टम्स में लंबे समय तक बने रहते हैं। इनमें से कुछ दूर दूर तक फैल सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट पीओपीज को एक्सप्लोर करते हैं। Persistent organic pollutants and global concerns. A threat across generations. Why are persistent organic pollutants dangerous? Persistent organic pollutants बहुत स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं और इकोसिस्टम्स में कई वर्षों तक बने रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स बार बार इनके संपर्क में आ सकते हैं। ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। कई नेशंस ने 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन पर साइन किया। इस अग्रीमेंट का एम था दुनिया भर में हार्मफुल पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने शुरुआत में 12 अत्यधिक हार्मफुल पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को टारगेट किया था, जिन्हें डर्टी डजन कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं डीडीटी, पीसीबीज, डायोक्सिन्स एंड ऑल्ड्रिन। द नेक्स्ट स्टेप, हमने पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, उनके डेंजर्स और उन्हें कंट्रोल करने के ग्लोबल एफर्ट्स को एक्सप्लोर किया। अब आइए यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इंट्रोडक्शन टू बायो एक्यूमुलेशन। व्हेन पोल्यूटेंट्स बिल्ड अप। पॉल्यूटेंट्स एंटर फूड चेन्स। कुछ पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करते हैं। एक बार अंदर आ जाने पर ये बॉडी में रिमेन कर सकते हैं। जब पोल्यूटेंट्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिमेन करते हैं तो वे ग्रेजुअली अक्यूमुलेट होते जाते हैं। इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। मोर देन वन सोर्स, एक फिश, वाटर और फूड दोनों से पॉल्यूटेंट्स अब्सॉर्ब कर सकती है। रिपीटेड एक्सपोजर एक्यूमुलेशन को बढ़ाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूटेंट्स ग्रेजुअली ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्यूमुलेट हो सकते हैं, लेकिन यह बिल्डअप समय के साथ क्यों होता है? आइए बायो एक्यूमुलेशन के कॉजेस को एक्सप्लोर करते हैं। कॉज वन, हार्ड टू रिमूव।
कुछ पॉल्यूटेंट्स बॉडी से आसानी से ब्रेक डाउन या रिमूव नहीं होते। ये टिश्यूज में लंबे समय तक रिमेन कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। जब पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं तो उनके इफेक्ट्स और ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। अब बायो एक्यूमुलेशन के मेजर इंपैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इफेक्ट 1, ग्रोथ। पोल्यूटेंट्स नॉर्मल ग्रोथ में इंटरफियर कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स ज्यादा धीरे डेवलप हो सकते हैं। इफेक्ट 2, रिप्रोडक्शन। हाई पोल्यूटेंट लेवल्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। कम ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव कर पाते हैं। इफेक्ट 3, हेल्थ। पोल्यूटेंट्स ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। समय के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स और गंभीर हो सकती हैं। रेडी टू रिवाइज। अब तक हमने बायो एक्यूमुलेशन, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स को समझा है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ। रिवीजन, बायो एक्यूमुलेशन। इंट्रोडक्शन टू बायोमैग्निफिकेशन, व्हेन पोल्यूटेंट्स क्लाइंब द फूड चेन। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है तो पोल्यूटेंट्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ये पोल्यूटेंट्स फूड चेन्स के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स फूड चेन में आगे बढ़ते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो सकती है। ट्रोफिक लेवल्स के अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन में होने वाली ये वृद्धि बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। टॉप कंज्यूमर्स अपने जीवन काल में कई ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें आमतौर पर पोल्यूटेंट्स की सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर बायोमैग्निफिकेशन होता क्यों है? इसे कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन में समझते हैं। कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, फॉलोइंग द पोल्यूटेंट्स। बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन्स के थ्रू पोल्यूटेंट्स के मूवमेंट की वजह से होती है। आइए इसके मेन कॉजेज को एक्सप्लोर करते हैं। कॉज 1, पर्सिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। कुछ पोल्यूटेंट्स आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। ये ऑर्गेनिजम्स में लंबे समय तक बने रहते हैं। कॉज 2, पोल्यूटेंट्स मूव। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो पोल्यूटेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। हायर ट्रोफिक लेवल्स पर पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा हो जाती है। कॉज 3, प्रेडेटर्स कंज्यूम। प्रेडेटर्स अपनी लाइफ टाइम में कई ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इन सभी प्रे ऑर्गेनिजम्स के पोल्यूटेंट्स प्रेडेटर में ट्रांसफर हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आइए अब इफेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन को एक्सप्लोर करते हैं।
इफेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, फ्रॉम डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन टू डाइक्लोफेनाक। जब पोल्यूटेंट्स फूड चेन्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तो उनके इफेक्ट्स और ज्यादा सिवियर हो जाते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन के मेजर इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इफेक्ट 1, डीडीटी एंड प्रेडेटरी बर्ड्स। डीडीटी फूड चेन्स के माध्यम से प्रेडेटरी बर्ड्स में एकत्रित हो सकता है। यह एगशेल्स को पतला कर सकता है, जिससे उनके सर्वाइवल की संभावना कम हो सकती है। इफेक्ट 2, मर्क्यूरी इन फूड चेन्स। मर्क्यूरी एक्वाटिक फूड चेन्स में ज्यादा मात्रा में जमा हो सकती है। लार्ज फिश जैसे ट्यूना अक्सर मर्क्यूरी के सबसे अधिक लेवल्स कंटेन करती हैं। केस स्टडी, डाइक्लोफेनाक एंड वल्चर्स। डाइक्लोफेनाक लाइवस्टॉक के लिए यूज की जाने वाली एक मेडिसिन थी। डेड एनिमल्स को खाते समय वल्चर्स ने इसे कंज्यूम किया। इसके कारण उनकी पॉपुलेशन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इफेक्ट 3, इकोसिस्टम इंपैक्ट्स। बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन की कई स्पीसीज को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव पूरे इकोसिस्टम में फैल सकते हैं। रेडी टू रिवाइज? अब तक हमने बायोमैग्निफिकेशन, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स को समझा है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ। बायो एक्यूमुलेशन वर्सेस बायोमैग्निफिकेशन, यूपीएससी फेवरेट कंपैरिजन। टू सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन, दोनों में पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक समान नहीं होता। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर पोल्यूटेंट्स का धीरे धीरे जमा होना। एग्जाम्पल, एक फिश के अंदर पोल्यूटेंट्स का जमा होना। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है फूड चेन में आगे बढ़ने के साथ पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। स्केल ऑफ इंपैक्ट, बायो एक्यूमुलेशन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। बायोमैग्निफिकेशन पूरी फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है। द नेक्स्ट स्टेप, अब हम बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं। आइए एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स? द ग्रेट रिसाइकलिंग लूप। मटेरियल्स हवा, वाटर, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मूव करते रहते हैं और यही मूवमेंट एक बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाता है। कॉमन एग्जांपल्स, कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर लगातार अर्थ में मूव करते रहते हैं। इन्हें बार बार रिसाइकिल किया जाता है। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए कार्बन, वाटर और नाइट्रोजन जैसे मटेरियल्स की जरूरत होती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन मटेरियल्स को लगातार रिसाइकिल करते रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल्स अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू मूव करते हैं, लेकिन इन साइकिल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है?
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। गैसियस वर्सेस सेडिमेंट्री साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मुख्य रूप से दो टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, गैसियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स में मेन रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर होता है। इनमें मटेरियल्स एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच सर्कुलेट करते हैं। एग्जांपल्स कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल्स। सेडिमेंट्री साइकिल्स में मेन रिजर्वॉयर सॉइल, रॉक्स और सेडिमेंट्स होते हैं। इनमें मटेरियल्स गैसियस साइकिल्स में धीरे मूव करते हैं। एग्जांपल फॉस्फोरस साइकिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर नेचर में मूव होने से पहले कहां स्टोर्ड रहते हैं? अब चलिए मैटर रिजर्वॉयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। नेचर स्टोरेज बैंक्स। एलिमेंट्स को जहां स्टोर किया जाता है उन्हें रिजर्वॉयर्स कहा जाता है। ये प्रकृति में स्टोरेज सेंटर्स की तरह काम करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिजर्वॉयर्स एटमॉस्फेयर, ओशन, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिजर्वॉयर्स की तरह काम कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स कुछ दिनों तक स्टोर्ड रहते हैं, जबकि कुछ लाखों वर्षों तक बने रह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे एलिमेंट्स प्रकृति में कैसे घूमते हैं? अब हम इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को एक एक करके समझेंगे। शुरुआत कार्बन साइकिल से करेंगे। द कार्बन साइकिल, कार्बन जर्नी थ्रू नेचर। कार्बन साइकिल में कार्बन हवा, पानी, मिट्टी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच लगातार घूमता रहता है। कार्बन जर्नी बिगिंस, कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा, पानी और रॉक्स में पाया जाता है। लेकिन कार्बन लिविंग वर्ल्ड में कैसे एंटर करता है? कार्बन एंटर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर कार्बन प्लांट्स के जरिए फूड चेन में पहुंच जाता है। कार्बन रिटर्न्स टू नेचर। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में चली जाती है और डीकंपोजर्स मृत जीवों और पौधों से कार्बन को वापस एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन लगातार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता और बाहर जाता रहता है, लेकिन कार्बन लंबे समय तक कहां जमा रहता है? आइए अब कार्बन रिजर्वॉयर्स और ह्यूमन इंपैक्ट को समझते हैं। कार्बन रिजर्वॉयर्स एंड ह्यूमन इंपैक्ट। कार्बन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। कार्बन रिजर्वॉयर्स, सारा कार्बन लगातार मूव नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा लंबे समय तक स्टोर होकर रहता है। ओशंस में घुला हुआ कार्बन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। रॉक्स और फॉसिल फ्यूल्स कार्बन को लाखों वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरियाज को कार्बन रिजर्वॉयर्स कहा जाता है। ह्यूमन इंपैक्ट, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से उनमें स्टोर किया गया कार्बन रिलीज हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। रेडी टू रिवाइज। अब हम समझ चुके हैं कि कार्बन एनवायरनमेंट में कैसे घूमता है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूपीएससी रैपिड क्विज से टेस्ट करते हैं। रिविजन, इंट्रोडक्शन एंड कार्बन साइकिल।
नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एसेंशियल एलिमेंट है। यह प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अबंडेंट येट अनयूजेबल। अधिकांश ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन का डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत स्टेबल और इनर्ट होती है। इसका मतलब यह है कि अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स इसे उस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर पाते जिनका वे उपयोग कर सकें। नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, लेकिन यूजफुल बनने के लिए इसे पहले ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट होना पड़ता है जिन्हें प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कैसे बदलती है? अब चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक्सप्लोर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ नेचर मेक्स नाइट्रोजन यूजेबल। नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। अधिकांश नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल या प्लांट रूट्स में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइटनिंग भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है। रेन इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सॉइल तक ले जाती है। प्लांट्स इस यूजेबल नाइट्रोजन को ग्रोथ के लिए अब्जॉर्ब करते हैं। वाई नाइट्रोजन फिक्सेशन मैटर्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स को यूजेबल नाइट्रोजन प्रदान करता है जो आगे फूड चेन्स में मूव करता है और इकोसिस्टम्स में लाइफ को सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स नाइट्रोजन इकोसिस्टम्स में आगे भी कई चेंजेस से गुजरता है। अब चलिए नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन, फ्रॉम अमोनिया टू प्लांट न्यूट्रिशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। अन्य बैक्टीरिया नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रेट सॉइल वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। प्लांट रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करती हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन एंटर्स फूड चेन्स। एनिमल्स प्लांट्स या अन्य ऑर्गेनिजम्स पर फीड करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन फूड चेन्स के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद उस नाइट्रोजन का क्या होता है? अब चलिए अमोनिफिकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। अमोनिफिकेशन, द रिसाइकलिंग स्टेज ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट्स में भी नाइट्रोजन मौजूद रहता है। डीकंपोजर्स इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और अमोनिया रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। डीकंपोजिशन के दौरान रिलीज हुआ अमोनिया फिर से नाइट्रोजन साइकिल में प्रवेश करता है। इसके बाद यह ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है जिनका प्लांट्स दोबारा उपयोग कर सकें। व्हाई डज इट मैटर? डीकंपोजिशन के बिना नाइट्रोजन डेड मैटर में ही लॉक्ड रह जाता है। अमोनिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में मदद करता है, जो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू लगातार मूव करता रहता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में वापस कैसे पहुंचता है? अब चलिए डीनाइट्रिफिकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। द रिटर्न जर्नी, नाइट्रोजन अपना साइकिल पूरा करते हुए वापस एटमॉस्फेयर में लौट जाता है। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन पोर सॉइल्स और वेटलैंड्स डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए अनुकूल कंडीशंस प्रदान करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करती है। ये प्रोसेस नेचर में नाइट्रोजन का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल को कई प्रोसेसेस चलाती हैं, लेकिन इन प्रोसेसेस को कौन से ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं? चलिए अब ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लोर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रोब्स दैट कीप नाइट्रोजन मूविंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। राइजोबियम जो सिम्बायोटिक होता है और एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम जो फ्री लिविंग होते हैं, इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, वहीं नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। अमोनिफाइंग ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगाई डेड मैटर से अमोनिया रिलीज करते हैं। बैसिलस और एस्परगिलस इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सूडोमोनास और थायोबैसिलस नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में लौट जाती है। रेडी टू रिवाइज? अब हम समझ चुके हैं कि नाइट्रोजन नेचर में कैसे मूव करती है। चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। द फॉस्फोरस साइकिल फ्रॉम रॉक्स टू लाइफ। फॉस्फोरस ग्रोथ, बोन्स, टीथ और कई लाइफ प्रोसेसेस के लिए आवश्यक होता है। अन्य न्यूट्रिएंट्स की तरह यह भी नेचर में लगातार रिसाइकल होता रहता है। वेदरिंग रॉक्स और मिनरल से फॉस्फोरस रिलीज करती है, जिससे प्लांट्स सॉइल और वाटर से फॉस्फेट्स अब्सॉर्ब कर पाते हैं। फॉस्फोरस मुख्य रूप से रॉक्स, सॉइल और सेडिमेंट्स में स्टोर्ड रहता है। कार्बन और नाइट्रोजन के विपरीत इसका कोई मेजर एटमॉस्फेरिक फेज नहीं होता, इसीलिए यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर इकोसिस्टम्स में कैसे साइकिल करता है? अब चलिए सल्फर साइकिल को एक्सप्लोर करते हैं। द सल्फर साइकिल, अर्थ सल्फर नेटवर्क। वाई इज सल्फर इंपॉर्टेंट? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के कारण सल्फर प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ तथा मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। वेदरिंग के कारण रॉक्स से सल्फर रिलीज होता है। वॉल्केनोज और डिकम्पोजिशन भी एनवायरमेंट में सल्फर कंपाउंड्स जोड़ते हैं। सल्फर थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सॉइल और वाटर से सल्फर अब्सॉर्ब करते हैं। एनिमल्स फूड चेन्स के माध्यम से सल्फर प्राप्त करते हैं। अंततः डिकम्पोजिशन सल्फर को वापस एनवायरमेंट में लौटा देता है। एमिशंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर सल्फर कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। यदि इन एमिशंस की मात्रा अधिक हो जाए तो वे एसिड रेन में योगदान दे सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल को रिवाइज करते हैं। रिविजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल।